गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुभाष कुमार और आज की क्लास में आपका इतना बड़ा स्वागत। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो इन दोनों पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा है ये बताना है। और शायद जिसने प्रैक्टिस की दूसरी वीडियो देखी होगी, सेम वही सवाल है, बस संख्याएं चेंज है। सेम टू सेम वही सवाल है, सिर्फ संख्याएं चेंज हुई है। चलो करते हैं। इसमें पहले करने से पहले सिर्फ इसको योग आपको चाहिए होता है, और वो योग निकालने के लिए आपको दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। पहली संख्या होनी चाहिए आपके पास औसत, और दूसरी संख्या वो संख्या होनी चाहिए ताकि वो जितने की संख्याओं का वो औसत हो। जितनी संख्याओं का वो औसत होता है तो योग निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं औसत नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ सीधे सीधे औसत का योग निकाल रहा हूँ मैं उन चारों संख्याओं का, क्योंकि सवाल है चार संख्याएं दी हैं और पहली संख्या और इनका पूर्णांक औसत दिया है 72.5। तो आप बताओ योग निकालने के लिए पिछली क्लास में बता दिया गया था, योग के लिए एक तो औसत की जरूरत पड़ती है 72.5, और एक उस संख्या की जरूरत पड़ती है जितनी संख्याओं का ये औसत है। संख्याएं चार थी तो चार संख्याओं का औसत है, 4 से गुणा कर दी जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये कुल ये औसत बन जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और 0 कट जाएगा। 5 से 5 ही करना, 5 7 में से 5 आएंगे, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 145 दूनी आ जाएंगे 290। यानी कि इन चारों संख्याओं का अभी तक हमें योग मिला है, वो कितना मिल गया है 290। अब ये टोटल योग तो हो गया है, लेकिन इन संख्याओं का अलग अलग अपना मान भी कुछ है। उन चारों का मान क्या होगा ये बताना है। सबसे बड़ा पूर्णांक अगर मैं बात करूं तो जब शुरुआत करते हैं हम बड़े पूर्णांकों को निकालने की, छोटे पूर्णांकों की, तो आप ये बताओ शुरुआत बड़ी चीज से होती है या छोटी चीज से होती है। शुरुआत छोटी चीज से करते हैं, और ये इसमें कहा है कि सबसे बड़ा चार संख्या है और इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, तो ये 117 लास्ट में लिखा जाएगा। तो 117 जो हो गया ये तो सबसे लास्ट का पूर्णांक हो चुका है। और तथा सबसे छोटा 15 है, और सबसे छोटा 15 हुआ, तो इसका मतलब है इन चारों संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, 15 से शुरुआत हुई होगी, तब आगे इस तरह से बढ़ते चले गए होंगे। तो सबसे छोटा पूर्णांक हुआ 15। अब बीच में बचते हैं आपके दो पूर्णांक, और उनको कहा गया है कि इन दोनों पूर्णांकों का अंतर 12 है। पूर्णांक नहीं दिए गए आपके कितने हैं कितने नहीं। आप मुझे बताओ, अगर एक पूर्णांक आपके पास 25 हुआ और एक पूर्णांक 30 हुआ, एक पूर्णांक 25 है और एक पूर्णांक 30 है, इन दोनों को मान लिया मैंने, हालांकि दोनों दिए नहीं गए लेकिन अपनी तरफ से कुछ मान सकते हैं हम। ये 25 हुआ और ये 30 हुआ। आप बताओ दोनों में बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो दोनों में आपके पास बड़ा पूर्णांक कौन सा बनेगा, बड़ा पूर्णांक बनेगा 30। अब मैं इनके अंतर की बात कर रहा हूं कि इनके पास में अंतर है कितना, दोनों का कितने का अंतर है, इनमें 5 का अंतर है। इन दोनों पूर्णांकों में अंतर कितने का है, 5 का। बड़ा छोटा पूर्णांक हमें संख्या लिखी हुई थी, हमें पता चल गया 30 संख्या है, पता चल गया। लेकिन एक्स वाई, एक एक्स मान लू एक वाई मान लू, क्या आप बता सकते हैं कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। इस चीज में हम बड़ा और छोटा नहीं बता सकते, लेकिन तरीका अगर हो तो हम छोटा बड़ा निकाल सकते हैं। 25 छोटा था, 30 पूर्णांक बड़ा था, दोनों का अंतर आया 25। अब आप मुझे बताओ दो तरीके हैं इसके पूर्णांक निकालने के। या तो आप इस 30 में से जो बड़ा पूर्णांक था उसमें से अगर मैं अंतर घटा दूं, इस बड़े पूर्णांक में से इन दोनों का अंतर 5 है, ये अंतर घटा दो तो कितना मिलता है हमें, मिलता है हमें 25। और 25 हमारा क्या था, छोटा पूर्णांक। यानी कि बड़े पूर्णांक में से अगर अंतर घटा दिया जाए तो छोटा पूर्णांक मिलता है। दूसरा तरीका, अगर मैं इस छोटे पूर्णांक में अंतर जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, बड़ा पूर्णांक मिलेगा। तो आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, या तो छोटे पूर्णांक में अंतर जोड़ लो या बड़े पूर्णांक में से अंतर घटा दो, आपको पूर्णांक दूसरा मिल जाता है।
तो मैं ये वाला तरीका ले रहा हूँ माइनस वाला, यानी कि बड़े पूर्णांक में से मैं छोटा पूर्णांक घटा रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा छोटा पूर्णांक। तो मैं इन दोनों में से अगर मैं इन दोनों में से बड़ा पूर्णांक मानता हूं, बड़ा पूर्णांक अगर मैंने x मान लिया इस 30 के स्थान पर, यानी वहां 30 माना था, यहां मैंने मान लिया बड़ा पूर्णांक x, और इनका अंतर जो दे रखा है, अंतर कितना है, अंतर है 12। यहां मैंने बड़ा पूर्णांक 30 माना था और यहां मान लिया x, अंतर 5 था, यहां है 12। जब यहाँ बड़े पूर्णांक में से अंतर घटाने पर छोटा पूर्णांक यानी कि ये मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ छोटा पूर्णांक अगर निकालना हो तो अगर मैं बड़े पूर्णांक यानी कि x में से और ये अंतर घटा दूं तो क्या छोटा पूर्णांक मिलेगा। अब ये छोटा पूर्णांक मिल गया। अब आपके पास चारों पूर्णांक हैं, यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक जो दिया गया था सबसे छोटा हो गया आपके पास 15, प्लस इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों में से छोटा पूर्णांक ये है तो x माइनस के 12, और इससे बड़ा पूर्णांक ये x है, और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है 117। इन चारों संख्याओं को जोड़ दिया गया, तो बताइए चारों संख्याओं का योग हुआ या नहीं। चारों पूर्णांकों का योग हुआ, और चारों पूर्णांकों का योग है कितना एक्चुअल में 290। चारों पूर्णांकों का योग है कितना 290। अब आप इस कैलकुलेशन करें, 15 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचते हैं, 1x और 1x ये हो जाएंगे 2x, और प्लस जो इस 15 में से 12 घटे थे प्लस के 3 बचे थे 117 में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। 120 बराबर 290। यहाँ पर आप 2x बराबर करते हो तो 290 माइनस 120 में से, सॉरी 120 प्लस का था, यहाँ जाएगा 12 बराबर का उधर, तो बन जाएगा 120 माइनस का, तो ये आपका कितना बचता है 2x बराबर 290 में से 120 चले जाएंगे तो कितने बच रहे हैं 0 7 1 170 बचेंगे। 2 से काटना आप इसको, x बराबर कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16, बचे कितना 1 और 2 पंजे 10, और x हमने क्या माना था, ये x हमने इन दोनों पूर्णांकों से बड़ा पूर्णांक माना था, तो x का मान कितना आएगा हमारा, x का मान आया हमारा 85, यानी कि बड़ा पूर्णांक इन दोनों में से क्या था 85 था, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज का अगला सवाल है 50 संख्याओं का औसत 28 है। 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याओं यानी कि 25 तथा 35 को नकार दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। नकार दे का मतलब ये होता है कि इसे इन संख्याओं को निकाल देना, यानी कि इन संख्याओं को उन्होंने उनके योग में से निकाल दिया है। जो 50 संख्याओं का औसत जो था इनमें से उसने 25 और 35 को निकाल दिया है, बाकी संख्याएं कितनी बची और उसका औसत निकालना है। और औसत निकालने के लिए आपको योग चाहिए और पदों की संख्या चाहिए होती है। अगर योग में से या पदों की संख्या में से एक भी संख्या आपके पास नहीं है, आप औसत नहीं निकाल सकते। तो पहले तो मैं 50 संख्याओं का योग देख लूं, योग है कितना। तो 50 संख्याओं का अगर मैं योग निकालना चाहूं, और योग अब तक आप अच्छी तरह जान चुके होंगे, औसत की जरूरत पड़ती है और जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं की जरूरत पड़ती है, और उन दोनों की गुणा कर दी जाए तो योग मिलकर आता है। योग आपका बच जाएगा 28 गुणा 50, जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, और 50 से गुणा 5 से गुणा होगी 28 की, तो 28 पंजे होते हैं 140, 28 पंजे 140, यानी कि 50 संख्याओं का योग जो था वो 140 था। अब उसने 1440 और 1400 हो चुका है। अब उसने दो संख्याएं नकार दी है। नकारने का मतलब अगर आपके पास इस टोकरी में कुछ सेब रखे हो और उन सेबों में कुछ सेब खराब हो गए हो, तो आप उन सेबों को बताओ इस टोकरी में से निकाल कर बाहर करोगे या नहीं करोगे। बाहर तो करोगे ना। पहले तो जितने भी सेब थे इसमें टोटल मान लिया, मैं मानता हूं इसमें टोटल 20 सेब होंगे। टोटल अगर 20 सेब हुए और इस 20 सेबों में से इस टोकरी में से पता लगा कि 5 सेब ऐसे थे जो बेकार हो चुके हैं, तो बताओ आप इस 20 में से
ये 5 निकालोगे तभी तो पता करोगे कि सही वाले कितने बचे। तो आप इस टोटल में से ये 5 जो आपने खराब देखे हैं इनको निकाल दिया गया तभी आपके पास वो सेब बचेंगे जो सही वाले थे। ठीक इसी तरीके से कुल 1400 योग था इन संख्याओं का, लेकिन 25 और 35 को नकार दिया, इसका मतलब ये 35 और 25 बेकार थी। तो अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो बताओ जो सही वाली संख्या है, सही वाली संख्याओं का योग बचेगा वही तो बचेगा फिर। तो सही वाला योग जो बचेगा, सही योग वो बचता है आपका कुल में से, और जो संख्याएं आपने खराब थी वो निकाल दी। तो संख्या खराब कौन सी थी, 35 तो ये थी, 25 ये थी और 35 ये थी। टोटल दोनों कितनी हो गई है, 30 और 20 50 और 10 60। टोटल हो चुकी है ये 60, यानी कि 60 संख्याएं बेकार थी और टोटल थी 1400। तो 1400 में से 60 निकालूंगा तो कितना बचेंगे, 1340। जो सही योग बचा अब इन संख्याओं का 1340 बचा। लेकिन आप मुझे ये बताओ ये 1340 किन संख्याओं का योग बचा। 50 संख्याओं का तो 1400 था, लेकिन 2 संख्याएं निकल चुकी हैं। तो 2 संख्याएं निकालने के बाद ये संख्याओं का योग कितनी संख्याओं का बच रहा है, 48 का। टोटल 50 थी और 50 में से 2 संख्याएं निकल चुकी, बची है 48, यानी कि ये 1340 जो बचा ये बचता है अब आपके पास 48 संख्याओं का योग। 48 संख्याओं का योग बचता है 1340। और योग और इसमें मालूम किया गया कि इन संख्याओं का शेष संख्याओं का शेष तो 48 बची, 2 निकल गई, शेष संख्या का औसत कितना है। और औसत के लिए आपको पदों का योग, और पदों का योग कितना मिल चुका है, 1340 मिल चुका है। तो 1340 और औसत निकालने के लिए भाग की जाती है जितनी संख्याएं, और संख्याएं कितनी बच रही, संख्याएं बच रही हैं 48। 4 से काट लो, 4 का ना 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बचते हैं, 1 हो गया 14, 4 तिया 12, फिर 2 बचते हैं और 4 पंजे 20। आपका बचता है 335/12। अब इसे काटते हैं, 12 में 33 का पढ़ा जाएगा कितनी बार, 2 बार। 12 दूनी 24, 33 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे, 33 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और 9 के सामने यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा 95, और 12 की 95 तक पढ़ा पड़ेगा तो 12 9 108 ज्यादा हो जाएंगे नहीं। 33 में से 24 घटाने हैं कितने बचते हैं, 9 ही बचते हैं, 5 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएगा एक, तो 12 सत्ते 7 बार जाएगा, 12 सत्ते 84। 95 में से 84 जाएंगे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, और 11 में 12 का पढ़ा नहीं जाएगा तो आप पॉइंट लगाओगे और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा, और 12 9 108, 110 में से 108 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचते हैं, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो आप लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे फिर 20, और 12 का ना 12 और 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचते हैं, और पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 12 छंग 72, 80 में से 72 जाएंगे फिर 8 बचेंगे, 12 छंग 72, 12 छंग 72, अभी श्रेणी ऐसी चलती चली जाएगी, 12 छंग 72, 12 छंग 72। तो आप लगा सकते हैं इसको 27.92, इस वाली संख्या को पूरे को लगभग में आप 2 लिख सकते हैं, तो 27.92 आपका आंसर आ जाएगा। इन 48 संख्याओं का जो हो सकता है वो 27.92 था। अगला सवाल है, यदि 2 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है तो संख्याएं कौन सी है, वर्गमूल 6 है तो संख्याएं कौन सी है। 2 संख्याएं दी हैं, संख्याएं कौन सी है ये पता नहीं है, और उनका औसत दिया है 6.5, और इनके गुणा की है और गुणनफल का वर्गमूल दिया है 6, तो संख्याएं बतानी है कौन सी है। संख्याएं कौन सी है पता नहीं, एक संख्या मैं ए मानता हूँ और एक बी मानता हूँ, यानी कि एक ए संख्या थी और एक बी, और अगर औसत 6.5 दिया है तो बताओ इसका मान भी 6.5 होगा और इसका मान भी 6.5 होगा, क्योंकि औसत का मतलब संख्याओं में बराबर बराबर चीज बांटी जाना। तो हर एक का दोनों में से दोनों का 6.55 है, तो बताओ इन दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा, 6.5 गुणा 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, 6.5 गुणा 2 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 13, यानी कि ए प्लस बी दोनों संख्या का योग 13 था। अब उसने कहा कि इनके गुणनफल का,
आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 3 और 4 में इनकी गुणा करता हूं तो ये 12 जो आता है, ये 12 गुणनफल हुआ। अगर ये 12 गुणनफल है तो सिर्फ ये 12 ही गुणनफल होगा, या ये संख्या जो लिखी गई है ये भी गुणनफल होगा? ये भी तो गुणनफल है, क्योंकि इसी में से तो 12 निकल कर आया। तो गुणा कर लो या गुणा करके एक संख्या लिख दो तो दोनों बराबर होते हैं, गुणनफल ही होता है। ये भी गुणनफल है और ये भी गुणनफल है। तो इन दोनों का गुणनफल बताना है, तो गुणनफल हो गया ए की और बी की, मैं गुणा कर दूंगा तो हो गया गुणनफल। अब उसने कहा कि इनके गुणनफल का वर्गमूल। वर्गमूल मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसका वर्ग कितना होगा? 2 का अगर स्क्वायर है तो इसका वर्ग आप बताओगे 4 होगा। इसका वर्ग आप बताओगे 4 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि ये 4 किसका वर्गमूल है, अब ये वर्गमूल कहा जाएगा। अब ये यहाँ वर्ग निकाल जाएगा। जब किसी संख्या में पावर 2 लगी होती है तो उसको कहते हैं कि वो उसका किसका वर्ग है, यानी कि इस संख्या का वर्ग क्या है। तो इस संख्या का वर्ग है 4। अगर किसी संख्या पर रोड लगा हुआ है तो फिर कहते हैं ये संख्या किसका वर्गमूल है, या इसका वर्गमूल क्या है, इस संख्या का वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल निकालने के लिए उस पर संख्या पर रोड चढ़ाया जाता है और निकल कर बाहर आएगा 2। निकल कर क्या आएगा बाहर? 2 आता है। सेम इस तरीके से उसने वर्गमूल कहा है, तो वर्गमूल के लिए आपको रूट चढ़ाना है। और वर्गमूल कितना दिया है उसने? उसका 6, वर्गमूल 6 दिया है। अब ये रूट कहा जाएगा जब बराबर में संख्या लगी लिखी होती है और एक संख्या पे रूट होता है, तो वो रूट हट करके बराबर में कहा जाता है, वो बराबर में 2 का मान रूप ले लेता है। आप बताओ, रूट का मान 1/2 होता है। इस रूट का मान 1/2 होता है। अगर a गुणा b यानी कि a b की पावर 1/2 है और बराबर में जाने के बाद जब प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस होता है, गुणा भाग बनता है और भाग गुणा बनती है। तो बताओ ये 1/2 है और जब बराबर से इधर आएगा तो पावर में क्या सिर्फ 2 नहीं बचा, पलट जाएगा ना, क्योंकि जब ये माइनस प्लस गुणा भाग पलटते हैं तो ये भी पलट जाता है। और पलटने का मतलब ये 2/1 होता है और 1 किसी भी संख्या के नीचे लिखते नहीं है। तो ये जब हटेगा इस वाले से तो ये a और b बराबर बचता है, रूट हटेगा तो इधर कहीं में जाएगा, इसकी पावर में जाएगा, क्योंकि ये पावर का मतलब, इस रूट का मतलब a और b की दोनों की 1/2 पावर है, तो वहां ही बदलेगा तो खाली 2 में जाएगा। तो a b बराबर कितना आ जाएगा? a b बराबर आ जाएगा आपका 36। a प्लस b बराबर बचा 13 और a b बराबर बचा 9। अब यहां से हमको सवाल आगे हल करना है, लेकिन ना तो कहीं a प्लस बी बराबर कोई संख्या दी है जो हम इसके बराबर रख सकें, ना ही a b बराबर कोई अलग से संख्या दी जो हम 36 के बराबर रख सकें। अब करना है तो करें कैसे सवाल को, क्योंकि a प्लस बी का मान है और a b का मान है। जब आपके पास कंडीशन a प्लस बी में बने या a माइनस बी में बने और बाद में a और b का मान दिया हुआ हो, तब आपको एक सूत्र लगाना चाहिए और याद करना चाहिए वैसे तो वो सूत्र। और आपने कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो इसको तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इसी के साथ साथ आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों सूत्र आपने पढ़े होंगे ये। अब मैं इन दोनों को घटा रहा हूं, इस वाली संख्या को और इस संख्या को, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और घटाने में माइनस का चिन्ह आएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैंने ये दोनों घटाया तो बताओ इन दोनों के बराबर जो संख्या रखी है बे भी घटेंगी या नहीं? बे भी तो घटेंगी। इन दोनों को घटा रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस सॉरी घटाना है माइनस a स्क्वायर, और जब ये इस माइनस की गुणा अंदर होगी तो कितना बचेगा? माइनस के बी स्क्वायर, और इस वाले माइनस की जब इस वाले माइनस में गुणा होगी तो प्लस के 2ab। ये a स्क्वायर प्लस और ये a स्क्वायर माइनस है तो इस वाले से ये माइनस कट जाएगा, और b स्क्वायर प्लस और b से ये वाला कट जाएगा। 2ab प्लस का 2ab प्लस का है, तो ये बताओ इसके बराबर टोटल कितना बच रहा है? a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। 2ab ये है और 2ab है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अगर आपके पास a और b का मान है तो या तो आप 4ab में लग दो या फिर इन दोनों की कैलकुलेशन करके तब रख दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ ये सवाल करने के लिए आपको a प्लस बी का और a माइनस बी का मान भी चाहिए होता है और a b का मान भी चाहिए, तो तब जाकर आप ये सवाल कर पाओगे। तो मैं ये संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पर,
क्योंकि मेरे पास a प्लस बी है और a माइनस बी का मान मुझे चाहिए। तो इस वाले सूत्र में अगर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। a प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना, 13। a प्लस बी बराबर 13 है और इस पे वर्ग लगा हुआ है, 13 का भी वर्ग होगा और 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस a माइनस बी का मान हमें चाहिए है, a माइनस बी ऐसे ही रहेगा और बराबर 4। a b बराबर कितना है 36 और a b के स्थान पर 36 आ जाएगा। ये बचेगा 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2 4 × 12 13 14। ये माइनस का a माइनस का बी स्क्वायर यहीं पर रखा हुआ है, ये 144 बराबर के वहीं पर है। और बताओ 169 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस के 169 बचेगा और माइनस के a माइनस के बी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 25। और किस चीज के बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का 169 ज्यादा है तो माइनस का 125 माइनस के 25 बचते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। आपके पास a माइनस के बी होल स्क्वायर, बताओ अब ये सिर्फ a माइनस के बी होल स्क्वायर बचा है और अगर ये पावर बराबर के उधर जाएगी तो रोड में जाएगी इसके, और इसके रोड में गई तो ये बचता है रोड में 25। और आपने अभी अभी देखा था जब रोड हटा था तो पावर में आया था, तो पावर हटेगी तो रोड में जाएगी। अब ये 25 किसका वर्गमूल है, यानी कि इस 25 का वर्गमूल क्या है, तो a माइनस के b बराबर क्या जाएगा 5। a माइनस के b बराबर, क्योंकि 25 वर्गमूल है 5 का तो 5 आ जाएगा। अब आपके पास a प्लस b का मान भी है और a माइनस b का मान भी है। अब आप सवाल कर सकते हैं, समीकरण में रख दो। फिर समीकरण हो गई आपकी ये वाली पहली और ये बन गया आपकी समीकरण दूसरी। तो इन दोनों समीकरण कर लो। पहली समीकरण a प्लस बी बराबर 13 और दूसरी समीकरण बनी a माइनस के b बराबर 5। और ये समीकरण आपने इस तरह से की गई होंगी जब ये a प्लस बी का मान हो, a माइनस बी का मान हो, या x प्लस बी का x माइनस बी का दोनों अलग अलग हो और बराबर में हो, तो आपको इस तरह से लिखना है। और लिखने के बाद पहला काम आपका यह है कि इनमें से कोई सी एक संख्या बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो फिर देखना है एक संख्या प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में होनी चाहिए, तभी ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक को हटाना होता है और एक को रहने देना होता है। अगर संख्या दोनों बराबर नहीं होती फिर आपको बराबर करना होता है गुणा करके आपस में उल्टी, इसकी गुणा उधर होगी और नीचे वाली की गुणा ऊपर और ऊपर की नीचे, संख्याओं के अनुसार जो कंडीशन बनते हैं उसी के अनुसार। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्लस बी का है ये और ये भी माइनस का है, तो प्लस बी और प्लस बी ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस बी का है और एक माइनस का, दोनों कट गए। और अगर ये दोनों चीज प्लस की होती तब आपको चिन्ह बदलने पड़ते, क्योंकि संख्याएं तभी कर सकती हैं जब एक प्लस और एक माइनस हो। और चिन्ह कब बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं यहाँ पर घटाने पर, चिन्ह बदलते हैं घटाने पर। लेकिन यहाँ तो हमने चिन्ह नहीं बदले, यहाँ ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो अब होगा ये जोड़ने पर, घटाने के बजाय अब होगा जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये भी प्लस का था और ये भी माइनस का, कट जाएंगे, एक ए और एक ए कितने बन जाएंगे 2a बराबर, जोड़ने पर बात कहिए तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18। और a बराबर की अगर बात करें तो a बराबर कितना आ जाएगा 9, a बराबर 9 आ गया है। अब आप a का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो या इसमें रख दो, a b बराबर 36 है ना, तो मैं इस वाली समीकरण में रख रहा हूँ, यानी कि a b बराबर 36, a का मान 9 गुणा b बराबर 36, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार, तो b बराबर कितना आएगा 4। और हमने संख्या एक तो a मानी थी और एक b, ये छोटी बड़ी दोनों है, एक बड़ा लिख लो या छोटा कोई बात नहीं। a हमारा कितना आया 9 और b का हमारा कितना आया 4, और उसने यही मालूम किया था कि संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं आपकी हो गई, एक संख्या हो गई 9 और एक हो गई 4। ये आपका आंसर है 9 और 4। देखो अभी तक जो मैंने सवाल इसमें बताया था वो बेस था, और ऐसा अगर करोगे तो पेपर में तो टाइम जाएगा बहुत। पेपर में टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के लिए आपको थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 13 और a और b बराबर दिया हुआ है 36, और संख्याएं तो मालूम की है उसने कि कौन सी संख्या, तो एक संख्या मैंने a मानी थी और एक b मानी थी, इन दोनों को जोड़ा 13 आया और इन दोनों के अगर गुणा कर दो तो 36 आया। अब आप अपने दिमाग में खुद सोचो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 13 बनता हो और गुणा कर दूं तो 36 बनेगा।
ऐसी कौन सी संख्या, एक तो संख्या 36 और 6 की गुणा होती 36 भी होती है, लेकिन अगर मैं 6 मानता हूँ एक संख्या और दूसरी संख्या भी 6 मानता हूँ तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी 36। ये वाली शर्त तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन इन दोनों को जोड़कर 13 बनना चाहिए। क्या इन दोनों को जोड़कर 6 + 6 13 बनता? 6 + 13 नहीं बनेगा, तो ये दोनों संख्याएं नहीं हो सकती। हमें दोनों शर्त पूरी करनी है, जोड़ने पर 13 बनना चाहिए और गुणा करने पर 36 होना चाहिए। तो एक 9 होता है और एक 4 होता है। 9 की और 4 की अगर मैं गुणा करता हूँ 9 × 4 तो आपके पास आएगा 36, और 9 को और 4 को जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा 13। दोनों शर्तें हमारी पूरी हो चुकी हैं, तो यानी कि संख्याएं क्या हो जाएंगी वे 9 और 4। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ रुक करके। जब आपके पास a + b का मान हो और ए बी का, या फिर a - b का मान हो और ए बी का, तब आप ऐसे टुकड़े किया करो उस संख्याओं के किसी के, जिनको घटाने पर वो संख्या है, गुणा करने पर वो संख्या है, जोड़ने पर तो जोड़ने पर संख्या है, गुणा करने पर सेम वही, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। आपको जो अभी कराया था वो करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है 17 परिणामों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 का औसत कितना है 42 है, तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है। आपको नवा परिणाम कौन सा था वो बताना है। औसत भी है, परिणाम है या संख्या हो कुछ भी हो, यानी कि वो परिणामों की संख्या भी है और अलग अलग परिणामों की संख्या भी है। आप योग आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं 17 परिणामों का योग निकाल लूं, क्योंकि मैं 17 परिणामों को लिख तो नहीं सकता 17 बार, टाइम लगेगा, तो सीधे सीधे 17 परिणामों का योग निकाल रहा हूं। 17 परिणामों का योग, और योग के लिए आप मुझे बताओ औसत की और परिणामों की, परिणाम हो या कितनी संख्या है, जितनी संख्याओं का वो औसत होता है, जितने परिणामों का औसत होता है, जितनी गेंद होगा कुछ भी हो उससे गुणा कर दिया तो आपके पास योग मिलकर आता है। 17 की और 47 की गुणा होगी तो कितना होगा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 का 9 हासिल बच जाएंगे, 11 बच जाएगा, और 17 चौका 68 और 11 कितने हो जाएंगे 79। 17 चौका 68 और 11 हो जाएंगे 79। यानी कि अभी तक जो 17 परिणाम थे टोटल, उनका मैंने योग निकाला तो 799 योग मिला, लेकिन अब इनको अलग अलग बांट दिया गया। यानी कि पहले 9 परिणामों का औसत तो 42 था और अगले 9 परिणामों का औसत कितना है 54। तो पहले 9 का, प्रथम 9 परिणामों का अगर मैं योग निकालूं सेम जिस तरह से 17 का निकला उस तरीके से 9 का निकल जाएगा, तो इनका औसत कितना है, औसत है 42 और परिणाम कितने बचे हैं, परिणाम है 9। इन दोनों की गुणा कर दोगे 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 लग जाएंगे, और 9 चौक 36 और 1 37। यानी कि शुरू के जो 9 परिणाम थे उनका सबका योग था 378। अब लास्ट के 9 परिणाम बच रहे, तो अंतिम 9 परिणामों का योग कितना बचेगा। योग के लिए आपको औसत चाहिए, औसत कितना है, इनका औसत है 54 और औसत योग है यानी कि परिणाम भी कितने हैं ये भी 9 है। इनका योग कितना आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 बच जाएंगे, 9 पंजे 45 और 3 48। अब हमारे पास टोटल परिणाम थे उनका योग भी है, और शुरू के 9 थे उनका योग भी है, और लास्ट के 9 है तो उनका योग भी है। और इसने मालूम किया कि नवा परिणाम क्या था। आप बताओ 9 ये है और 9 ये है, तो ये टोटल कितने हो गए 18। 18 का योग तो इन दोनों को मिलाकर बनना है, और 17 का योग ये है। अगर मैं 18 में से 17 निकाल दूं तो एक ही तो बच रहा है, वही हमें बताना है। तो नवा परिणाम जो बचेगा आपके पास, नवा परिणाम, तो इन 18 के योग में से यानी कि 378 + 486 इन दोनों के योग में से मैं 799 अगर घटा दूं तो क्या मेरे पास नवा परिणाम बचेगा। 8 6 14 का 4 हासिल लगे 1, 8 7 15 16 का 6 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 864 माइनस के 799, तो आपके पास नवा परिणाम बचेगा। 4 में से 9 नहीं जा सकता, 14 इसमें से हासिल लेंगे, 14 में से 9 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ बचता है 5, और 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ बचता है सिर्फ 7, और 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो आपका नवा परिणाम क्या आ गया, आपका नवा परिणाम 65 था। टोटल 18 परिणामों से 17 परिणामों का योग निकाल दिया गया, तो एक परिणाम बचता है, वही परिणाम कौन सा था नवा।
क्योंकि एक परिणाम इसमें दोनों में एक्स्ट्रा जुड़ चुका था और वो एक्स्ट्रा क्या था, वो 65 था। अगला सवाल है, एक व्यक्ति था और उसने कुछ निश्चित दूरी को आधे आधे करके तय की कि आधा भाग करा उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष जो आधा भाग बचा वो तय किया उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अगर वो उस दूरी को एक साथ ही तय करता तो वो चाल बतानी थी, क्योंकि आधा भाग तय किया 6 की चाल से चला, फिर आधा भाग बचा उसने 3 की चाल से चला, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो उसने ये बताया कि उसकी औसत चाल, और औसत चाल का मतलब ये होता है कि वो अगर टोटल दूरी तय करता और एक बार बिना रुके तय करता तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए थी, ये बताना था। क्योंकि जब शुरुआत में आधा भाग चला होगा तो 6 किलोमीटर चला, थक गया, आराम आराम चला, तो फिर उसकी चाल होगी कम। अब ये सवाल औसत चाल निकालने के लिए आपको 3 सूत्र के होना जरूरी है। एक तो चाल बराबर, दूरी बराबर और समय बराबर। ये तीनों सूत्र अगर आपकी याद है तो ये चाल दूरी वाले सवाल आप कर लोगे। अगर इन दूरी सूत्रों का ही नहीं पता कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब आपके पास अगर ये सवाल, ये सूत्र याद भी नहीं है तो मेरे साथ साथ काम करते चलो, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही सोचो और आपके सूत्र ये याद हो जाएंगे अभी के अभी। पहला सूत्र मैं निकाल रहा हूँ और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप किताब कॉपी रख दो थोड़ी सी देर के लिए और सिर्फ ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको 20 किलोमीटर की दूरी दे रहा हूं, ये टोटल दूरी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर की टोटल दूरी आपको 20 किलोमीटर की मिल गई और आप मुझे बताओ अगर ये दूरी आपने 5 घंटे में तय की, इस दूरी को चलने के लिए आपने घंटे कितने लिए, 5, यानी कि 5h का मतलब आवर्स यानी कि घंटे। इस टोटल दूरी को चलने में आपने 5 घंटे लिए, आप बताओ 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहे थे। तो आप 1 घंटे में दूरी निकालने के लिए आपके दिमाग में आ गया होगा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर, और 1 घंटे में 4 किलोमीटर का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप चल रहे हो तो चलने को क्या कहते हैं, चलने को कहते हैं चाल। तो आपने चाल जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बताई और वो यही बताई होगी आपने कुल दूरी को और समय से भाग कर दी गई होगी, तभी तो चाल बची आपके पास। तो चाल बराबर मैं लिख सकता हूं, चाल बराबर ये टोटल दूरी थी, दूरी और बटे ये 5 घंटे टोटल समय था, तो यहां आ जाएगा समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय पहला सूत्र हो गया, जो मुझे अभी तक ये आपने ही बताया था। आपने 4 घंटे बताया किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चले थे, तब जाकर ये 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की। तो ये चाल जो निकाली है आपने टोटल दूरी को कर भाग की है किससे, टोटल समय से। तो चाल बराबर आ गया दूरी बटे समय, पहला सूत्र आपका ये हुआ। अब उल्टा कर रहा हूं मैं इसी चीज का, दूरी अब भी इतनी है, दूरी क्या है, दूरी अब भी इतनी है 20 किलोमीटर की, लेकिन अब आपके पास चाल अगर मैं दूं तो चाल आपके पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 20 किलोमीटर की अब भी है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, यानी कि प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं। तो आप बताओ ये 20 किलोमीटर दूरी क्या घंटे में चल लोगे, 20 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में चल लोगे। अब 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, और ये 4 घंटे जो है ये क्या है, कुल समय तो है, ये 4 घंटे कुल समय होगा। और आपने ये कुल समय जो निकालना यानी कि समय, और ये आपने ऐसे ही निकालना होगा कि टोटल दूरी को 20 को और आपने इस 5 से, यानी कि चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसे भाग की गई होगी, तब जाकर के आपका 4 घंटे निकल के आया होगा। कुल दूरी को आपने 4 से भाग की तो निकल के क्या आया, घंटे। ये बचा आपके पास, अगर ये समय है तो समय बराबर के 4 कहां से निकल कर आया, कुल दूरी को भाग करने पर चाल से। तो मैं समय बराबर कह सकता हूं, अब चाल बराबर मिल गया। अब अगर समय बराबर करूं तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूसरा सूत्र ये होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब तीसरा सूत्र बनना है कि चाल दूरी बराबर कितना होता है, दूरी और निकालनी है मुझे। अब तक हमने समय निकाल लिया, चाल निकाल ली, दूरी निकालनी, दूरी कैसे निकलती है। अब आप मुझे बताओ
चाल आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और आप 2 घंटे लगातार, 2 नहीं 4 घंटे चल रहे हो। चाल आपकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आप 4 घंटे तक चले हो। इस चाल से 4 घंटे तक चले हो तो आप मुझे बताओ टोटल कितनी दूर चले होंगे आप। टोटल कितनी दूरी चली गई होंगे आपने कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे में दौड़ रहे हो, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितना दौड़ोगे? 4 घंटे में आपने चले गए होंगे तुम 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर क्या बन गई आपकी? ये 20 किलोमीटर आपकी दूरी बन चुकी है। तो दूरी जो आपने निकाली ये चाल थी और ये टोटल समय था। चाल की और समय की अगर आपने गुणा कर दी तो क्या मिलता है आपके पास? दूरी, यानी कि चाल गुणा समय, ये मिल गया आपके पास दूरी। तो तीनों सूत्र आपके पास हो चुके हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। और आपके अगर इनमें से एक भी सूत्र याद है, आप तीनों सूत्र बना सकते हैं। कैसे? हमें चाल बराबर दूरी बटे समय मिला, अगर मैं समय बराबर करता हूं तो ये समय आप इधर लेके जाओगे, चाल की गुणा में जाएगा। अगर चाल की गुणा में जाएगा तो ये वाला चाल इसकी गुणा में, तो इसके क्या आ जाएगा? बटे में। तो यहाँ क्या बच रहा है? समय बच रहा है, और चाल आगे इसके नीचे, तो समय बराबर आता है दूरी बटे चाल। दूसरा सूत्र ये बना। अब आपको दूरी बनानी है, तो बताओ दूरी अगर यहीं पर रखी है, समय इसकी गुणा बटे में है, तो इधर कहीं में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक याद हो तो आप तीनों बना सकते हैं, और तीनों कैसे कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल करते हैं, सवाल आसानी से हो जाएगा। सवाल में एक निश्चित दूरी दी गई थी, वो दूरी कितनी थी ये भी नहीं पता। मान लो वो दूरी, ये टोटल दूरी थी, और जब भी दूरी ना दी गई हो और आधी आधी वो तय करने को कहे, तो आप दूरी ऐसी मानना ताकि संख्या बटे में ना जाए। अगर मैं यहाँ टोटल दूरी 1 किलोमीटर मान लूं तो आधी हो जाएगी 1/2 और आधी होगी 1/2, या फिर 500 मीटर और 500 मीटर, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप जब भी दूरी मानना ऐसी संख्या मानना जो आधी करने पर सिर्फ बटे में ना जाए। तो मैं अगर टोटल दूरी 2x मानना हूं, टोटल दूरी कितनी मानो यहाँ से यहाँ कर? 2x किलोमीटर, 2x किलोमीटर मानता हूं मैं टोटल दूरी, और उसने आधी आधी तय की है। तो आधी आधी का मतलब पीछे पॉइंट ये होगा, आधी इधर बची और आधी इधर बची। तो बताओ अगर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x थी, तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी बचेगी? खाली x बचेगी। आधी दूरी तो x ये होगी और x ही ये होगी, क्योंकि टोटल 2x मानी थी, और आधा आधा कर दो तो आधे आधे का मतलब 1x ये होगी और 1x ये होगी। तब इन दोनों को जोड़ करके क्या बनेगा? 2x बनेगा। अब इसने इन दोनों को तय किया है, हमारे पास दूरी मिल चुकी है, चाल हमारे पास है। बताओ समय मिल जाएगा या नहीं? क्योंकि औसत चाल निकालिए, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय का होना जरूरी है जब तक चाल निकालनी होगी। तो अगर चाल के लिए निकालने के लिए आपके पास इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है, नहीं निकाल पाओगे। तो दूरी तो है हमारे पास, मिल गई, लेकिन समय बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फिर दूरी की और चाल की जरूरत पड़ती है। तो दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले मैं समय निकालता हूं इसका, इस दूरी का, और इससे समय निकालता हूं, और समय बराबर अभी अभी निकला था, ये रहा दूरी बटे चाल। समय निकलता है ये। तो बताओ दूरी कितनी है यहाँ पर? x किलोमीटर की, और चाल कितनी है इस किलोमीटर की चाल की? वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि इतनी दूरी उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। ये तो हो गई पहली, यानी कि आधी दूरी की चाल, आधी दूरी का समय। शेष आधी दूरी कितनी बच रही? x किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 से अगर मैं भाग कर दूं, यानी कि ये दूरी थी और ये आपकी चाल हो गई। और चाल सॉरी दूरी बटे चाल क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है समय। तो बताओ ये दोनों समय जो मिल गया, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो क्या यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी टोटल नापने का समय मिल जाएगा? टोटल समय मिल जाएगा नहीं जोड़कर, क्योंकि अभी तक ये यहाँ तक का समय है, x बटे 6 यहाँ तक का समय है, और x बटे 3 यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी का समय मिल जाएगा। 3 का और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से 6 कटेगा तो एक बार x, प्लस 3 से कटेगा 2x, यानी कि टोटल समय बच रहा 3x बटे 6। 3x बटे 6 का मतलब 3 से 6 का काट लो, कितना बचेगा? x बटे 2। ये 2 बार कट जाएगा, x बटे 2, यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक समय कितना आया हमारा?
x बटे 2। और हमें निकालना कितना है, चाल निकालिए। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमारे पास दूरी कितनी है, 2x, क्योंकि उसने औसत चाल मालूम की, और औसत चाल वो होती है जो शुरू से लेकर लास्ट पॉइंट तक हो एक बार में सारी। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी कितनी है, 2x। तो औसत चाल बराबर, चाल औसत हो या सिर्फ चाल हो, सूत्र एक ही है, दूरी बटे समय का। तो ये सूत्र लग जाएगा आपका दूरी बटे समय। तो बस औसत चाल में फर्क इतना पड़ता है, अगर औसत चाल निकालना हो तो जितनी भी दूरी हो वो सारी एक जगह जोड़ करके तब औसत चाल निकलती है। तो टोटल दूरी कितनी है, दूरी बटे समय। टोटल दूरी आपके पास 2x है। और बताओ इस टोटल दूरी को तय करने का टोटल समय कितना लगा, x बटे, यानी कि x बटे 2 घंटे। तो x बटे 2 घंटे, x से x कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो इसकी गुणा हो जाए तो कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या थी उसकी, प्रति घंटा की उसकी क्या थी, 4। यानी कि अगर वो टोटल दूरी एक साथ तय करे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यही आपका आंसर है। इस सवाल का बेस जो था वो मैं बता चुका हूं, लेकिन बेस नहीं करना, सिर्फ ध्यान देना है औसत चाल के लिए। अगर आपको किसी सवाल में औसत चाल दी गई हो, नहीं दी गई मतलब निकालनी हो औसत चाल, तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, औसत चाल के लिए यहाँ पर दूरी सेम होनी चाहिए। क्योंकि चाल हमेशा 2 मिलेगी, या 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, लेकिन जितनी भी दूरी मिले, खास करके तो 2 ही दूरी मिलती है, यानी कि 2 ही चाल मिलती है तो 2 ही दूरी होंगी। अगर दूरी समान है, जैसे कि सवाल में कहा गया टोटल दूरी कितनी थी पता नहीं, लेकिन आधा भाग तो उसने 6 किलोमीटर की चाल से तय किया और शेष आधा भाग 3 की चाल से तय किया। तो बताओ जब आधा भाग 6 किलोमीटर की से और आधा भाग 3 किलोमीटर, क्या दूरी समान होगी, समान होगी नहीं। आधा आधा भी भले ही कर जाओ, लेकिन दूरी अब भी क्या है, दूरी बराबर है। अगर वो कहेंगे 5 किलोमीटर की चाल, 5 किलोमीटर दूरी तय की उसने 10 किलोमीटर की चाल से, फिर 5 किलोमीटर की इतने की चाल से, तब भी दूरी समान है। बहरहाल दूरी समान होनी चाहिए, तब आप ये वाला जो मैं सूत्र लिखने वाला हूं वो लगा सकते हैं। अगर दूरी में अंतर जरा सा भी हो तो ये तरीका फेल हो जाएगा। कैसे, यहाँ मैं आधा कह दूं, आधा अगर कह दिया तो जाहिर सी बात है अगली संख्या भी आधी ही बचेगी, क्योंकि जब किसी संख्या का आप आधा करते हो तो आधा आधा का मतलब दोनों बराबर हो जाती हैं। अगर वो कहे कि 6 किलोमीटर की चाल, 6 किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से चले और लास्ट में 5 किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाना मत, सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूरी समान थी, तो जब दूरी समान हो तो आपको सिर्फ ये सूत्र याद करना है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। औसत सूत्र के लिए इसमें एक्स क्या है, ये पहली चाल है, और वाई क्या है, ये दूसरी चाल है। और जब भी ऐसा मिलेगा तो आपको पहली चाल बड़ी मिलेगी और दूसरी चाल छोटी, या छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि चिन्ह क्या है यहाँ पर, प्लस का है, और प्लस के चिन्ह में चाहे पहली संख्या छोटी हो या दूसरी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला सूत्र तब लगाना है जब आपको दूरी समान मिलेगी। यहाँ आधा आधा भाग था, ये ध्यान रखना। औसत चाल अगर कही गई तो सबसे पहला काम दूरी देखने का, दूरी अगर बराबर है तो आप सिर्फ ये लगा दो, कुछ नहीं देखने की जरूरत। तो बताओ इसमें 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, पहली चाल x मानी जाएगी, दूसरी चाल y। पहली चाल कितनी है 6 और दूसरी चाल कितनी है 3, और लास्ट में x प्लस वाई, यानी कि चालों का योग। x का मान 6 है और y का मान 3 है, तो कितने हो जाएंगे 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, बराबर कितना आएगा 4 किलोमीटर। तो ये इसकी औसत चाल क्या थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर ये मिलता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल का मतलब, अगर वो टोटल दूरी एक साथ चलता तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता। ये याद कर लेना सूत्र, आपका बस ध्यान रखना दूरी समान होनी चाहिए। चलिए आज का अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में, ये 12 मिनट है, 12 मिनट में कुछ दूरी, पता नहीं कितनी दूरी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तथा शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो इसकी औसत चाल बतानी है। और पिछला सवाल भी औसत चाल पे था, तो औसत चाल के लिए आपने सबसे पहले ये देखा था
कि आपके पास समय होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए, तब आप चाल निकाल सकते हो कि दूरी बटे समय। और औसत चाल का अगर आप सूत्र लगाओगे तो सूत्र लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी समान है या नहीं है, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला पिछले सवाल में लिखा था 2xy और x+y, वो वहीं पर लगेगा जहां पर दूरी समान होगी। यहाँ हमें कुछ पता नहीं 12 मिनट में कितनी दूरी तय की उसने और 8 मिनट में कितनी दूरी तय की। अगर ये दूरी मिल जाए तो आप 2xy x+y लगा सकते हैं। अगर ये दूरी नहीं मिल रही तो आप वो सूत्र नहीं लगाओगे। तो पहले दूरी तय करनी है हमें कितनी है कि 12 मिनट में वो दूरी तय की कितनी है उसने। तो 12 मिनट में कुल दूरी, 12 मिनट में कुल दूरी, अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो आप बताओ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मतलब यही तो है कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60। तो मैं कह सकता हूँ कि 60 मिनट में 30 किलोमीटर, यानी कि उसने 60 मिनट में कितनी दूरी तय की 30 किलोमीटर की। और मुझे चलाना कितना है 12 मिनट, सवाल में तो 12 मिनट चला है। अगर 60 मिनट चलता तो 30 किलोमीटर की तय करता, लेकिन चला है 12 मिनट में। तो मैं अगर 5 से भाग इधर कर दूं और 5 से इधर कर दूं तो 5 से कटेगा 60 कितनी बार 12, इधर कितनी बच रही 12 मिनट और यहाँ कितनी बच रही 6 किलोमीटर। यानी कि 12 मिनट जब वो चला तो उसने दूरी कितनी तय की 6 किलोमीटर की, क्योंकि 60 मिनट में 30 किलोमीटर चल रहा था। और ये 60 मिनट कहां से आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर और हम सवाल में चला था वो 12 मिनट। तो 5 से भाग मैंने इधर कर दी और 5 से इधर कर दूं तो यहाँ बचेगा 12 मिनट और यहाँ बचेगा 6 किलोमीटर। क्योंकि जितना सवाल जितनी चीजें आप जो भाग गुणा भाग जो भी करते हो इधर करते हो तो उतना ही चीज से आप वहां करते हो। अगर जितनी संख्या यहाँ जोड़ोगे तो बराबर में उतनी संख्या जोड़नी पड़ती है, गुणा करोगे तो बराबर में उतनी संख्या तो गुणा करनी पड़ती है। 5 से मैंने भाग कर दी, 5 से इधर भाग कर दी, 12 मिनट में बची कितने किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की। यानी कि 12 मिनट में कुल दूरी उसने तय कितने की 6 किलोमीटर। हमें 12 मिनट की दूरी तो मिल गई 6 किलोमीटर। अब देखते हैं कि 8 मिनट में उसने तय कितने की। अब इसकी चाल अलग है 8 मिनट वाली। 8 मिनट वाली चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर 45, क्योंकि 1 घंटे में 45 किलोमीटर और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय की उसने यहाँ पर 45 किलोमीटर। 60 मिनट में 45 किलोमीटर, लेकिन चला कितने मिनट है वो 4 मिनट चला, सॉरी 8 मिनट चला है। तो 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ये निकालना है। तो अब इधर से गुणा कर रहा हूँ या भाग कर लो, बराबर हमें 8 मिनट बनानी है। 8 मिनट के बराबर अगर मैं 15 से भाग तो इधर कर दूं और 15 से भाग इधर कर दूं तो 15 से 60 कटेगा कितनी बार 4 बार, यानी कि 4 मिनट बच रही है। और 15 से 45 कटेगा कितनी बार 3 किलोमीटर। यानी कि 15 से जब मैंने 60 को भाग किया तो मिनट कितनी बची 4 मिनट और 15 से 45 को भाग करेंगे तो कितनी दूरी बच रही 3 किलोमीटर। 60 मिनट में 45 किलोमीटर चल रहा था तो 4 मिनट में कितनी दूरी आ रही 3 किलोमीटर। लेकिन सवाल में चल कितने मिनट रहा 8 मिनट। तो 4 मिनट तो ये है, इसे 8 बनाने के लिए 2 से गुणा इधर कर दो और 2 से इधर कर दो। तो 8 मिनट में वो कितनी दूरी चल गया 6 किलोमीटर। 12 मिनट में भी 6 किलोमीटर चला था, 8 मिनट में भी 6 किलोमीटर चला था, यानी कि 8 मिनट में कुल दूरी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। अब आपके पास दूरी क्या मिल गई दूरी समान मिल गई है, यानी 6 किलोमीटर ये थी 6 किलोमीटर ये थी। अब आप औसत चाल निकालने के लिए लगा सकते हैं क्या चाल, यानी कि 2xy और x+y। तो औसत चाल निकालनी है आपको, औसत चाल निकालनी है अब आपको। 2xy यानी कि 2x का मान कितना है, यानी कि पहली चाल x गुणा y बटे x+y 2 ऐसी रहेगा। इस औसत चाल में जब दूरी समान मिलती है तो दूरी का कोई मतलब नहीं होता, इसमें दूरी नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ दूरी चेक करनी पड़ती है कि बराबर है या नहीं है। x का मान पहली चाल कितनी है 30 किलोमीटर, y का मान दूसरी चाल 45 किलोमीटर और बटे माना है x+y। x का मान 30 और y का मान 45 और कितने हो जाएंगे 75। काटो से 15 पंजे 75 और 15 तिया 45 और 5 छंग
30 और 36 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल थी कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। सवाल समझ लिया होगा आपने। हमें चाल मिल गई जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन और कम करना चाह रहे हो तो फिर वो यहाँ पर देख लो एक साइड में। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। बताओ दूरी टोटल है कितनी? टोटल दूरी 6 किलोमीटर ये थी और 6 किलोमीटर ये, कुल दूरी कितनी बन गई? तो औसत चाल अगर निकाल लिया तो कुल दूरी बटे समय होता है, तो टोटल दूरी होगी आपकी 6 12 किलोमीटर की। बताओ समय कितना है? 12 मिनट तो ये चला था और 8 मिनट ये चला। टोटल मिनट कितनी हो गई? कितनी? 12 और 8 20। चाल बराबर था दूरी बटे समय। दूरी 12 किलोमीटर की, समय हो गया 20 मिनट, क्योंकि 12 मिनट पहले चला था, 8 मिनट बाद में चला था, तो 20 मिनट। लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे में मालूम की गई है, और ये भी क्या है? ये दूरी भी क्या है? ये दूरी भी किलोमीटर में है। तो आपको घंटे बनाने के लिए इस 60 में ये मिनट है, इस 60 को, इस 20 को अगर मिनट पर घंटा बनाना हो तो कहीं से भाग करनी पड़ेगी? 60 से। तो जब 60 से भाग नीचे करेंगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ आती है? ऊपर। तो ये संख्या 60 आ जाएगी ऊपर। 20 तिया 60 और 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या तो आप कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं जब आपके पास दूरी मिल जाए। दूरी मिलने के बाद ये तरीका लगा लो, या दूरी मिलने के बाद ये तरीका, लेकिन ये तरीका तभी लगाना जब दूरी समान होगी। दूरी समान थी आप ये कर सकते हो, और दूरी अलग हो कैसी भी हो तो आप ये वाला तो कर सकते हो कैसे भी, इसमें तो कोई सी भी काम चल जाएगा। समझ में आ गया होगा सवाल आपकी ये। या तो आप ये तरीका लगा सकते हैं या फिर ये तरीका लगा सकते हैं। ये वाला तरीका दूरी कितनी भी हो, बराबर हो या कम हो, कम बढ़ती हो, चल जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका लगाने के लिए आपको सिर्फ दूरी समान होनी चाहिए, तभी लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, ये आप जरूर बताना। और बाकी आप समझ आना, ये 3 काम आप कर सकते हैं। पहला ये आप समझ गए होंगे क्या करना है, दूसरा ये वो भी समझ गए होंगे, और तीसरा ये भी समझ गए होंगे। बताने की जरूरत है नहीं, सिर्फ समझ में कितना ये जरूर बताना। और ये 3 काम करने के लिए आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करना, अगर नहीं लगे तो भी करना। धन्यवाद।